हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीपीएससी 2.0 टीआरई शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई थी, उसमें 9 to 10 का जो पेपर था वो किस तरह का था। हम यहाँ हिंदी भाषा की चर्चा करने वाले हैं, यानी हिंदी विषय के जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पेपर लिया है बीपीएससी का 2.0 का, और ये हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है। इसके तीसरे भाग पे मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि हम मुख्य रूप से हिंदी के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो फिर अगर आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि मार्च में है, अब तो डेट भी इसकी आ चुकी है, तो आपको प्रश्न देखने चाहिए कि पिछली बार बीपीएससी ने किस तरह के प्रश्न पूछे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पेपर लिया है 9 to 10 का। तो चलिए देखते हैं कि बीपीएससी द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम था। तो फ्रेंड्स, मिश्र बंधु 3 भाई थे जिन्होंने मिल करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का आदि काल नामकरण किसने किया। तो फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि आदि काल नामकरण किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल इतिहास लिखा है। तो इसलिए इन्होंने हिंदी साहित्य का जो पहला चरण था, जो प्रारंभिक काल था, उसको इन्होंने आदिकाल कहा, जो कि सर्वविदित है और सब लोगों ने उसको माना। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 74 में पूछा है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो भक्ति काल की समय सीमा जो है यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो आदि काल की सीमा है वो कब से स्टार्ट की गई। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा सभी कालों का विभाजन और समय सीमा बताई गई। तो रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से लेके 1300 रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 1050 से 1375 आदिकाल की सीमा बताई है। और आदिकाल जैसे ही खत्म होता है, यानी कि 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक हमारा क्या आ जाता है, भक्ति काल। और उसके बाद 1700 से 1900 ईस्वी तक हमारा रीतिकाल माना जाता है, और 1900 से अब तक का आधुनिक काल माना जाता है। तो भक्ति काल की समय सीमा यहाँ पे पूछा है, तो भक्ति काल की समय सीमा हो जाएगी 1375 से 1700 ईस्वी तक। ये समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तो आप पहचान ही गए होंगे, कबीर जी का दोहा दिया हुआ है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ये दोहा किसका है, सर्वविदित है, सब बच्चा भी इसको बता देंगे। ये कबीरदास जी का दोहा है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन है। मलुकदास है, वीर मान है, या मलिक मोहम्मद जायसी है। उपरोक्त में से कोई नहीं।
उपरोक्त में से एक से अधिक, या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा हिंदी सूफी प्रेम आख्यान लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, जिसमें उन्होंने प्रेम का वर्णन किया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व में गोस्वामी लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जिसके बाद से इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली और लोगों ने इन्हें गोस्वामी, इनके नाम के आगे गोस्वामी लगाना शुरू कर दिया। तो तुलसीदास जी के नाम से पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी। तो उत्तर मध्यकाल को किस विद्वान ने रीतिकाल कहा था। मिश्र बंधुओं ने। फ्रेंड्स, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था, तो ये नहीं होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी ने नहीं कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी थी, या रीतिकाल नाम दिया था। तो यहाँ फ्रेंड्स, आपने देखा कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उससे काफ़ी 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन नंबर है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के शूल। तो ये जो कथन है बड़ा ही फेमस है, बहुत ही चर्चित है। और एक बात और बता दूं कि आधुनिक हिंदी गद्य के जो जनक हैं, उनकी ये पंक्ति कही गई है। तो ये कौन है, आप बता सकते हैं? क्या ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बालकृष्ण भट्ट है, मैथिली शरण गुप्त है, या एक से अधिक है? एक से अधिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी एक की ही बोली गई पंक्ति होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भारतेंदु जी ने ही ये पंक्ति बोली है, या भारतेंदु जी का ये कथन है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही के सूल। मतलब अपनी अगर उन्नति करनी है तो सबसे पहले अपनी भाषा की उन्नति करनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी भाषा की उन्नति ही सब तरह की उन्नति का मेन कारण है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए, गोदान किस विधा की रचना है। विधा पूछा है फ्रेंड्स। हिंदी की विधाएं अलग अलग होती है, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र। तो यहाँ पे पूछा है कि गोदान जो है वो क्या है। कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। तो यहाँ पे विधा पूछा है, क्या ये कहानी है, क्या उपन्यास है, क्या संस्मरण है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि गोदान उपन्यास है। ठीक है, जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही फेमस है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हल्दी घाटी जो रचना है, उसके जो रचयिता हैं, रचनाकार हैं, वो श्याम नारायण पांडे हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित नाटक कौन सा है। आधे अधूरे, सबसे बड़ा आदमी, ध्रुव स्वामी। तो फ्रेंड्स, आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। तो यहाँ पे हमारा ध्रुव स्वामी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक है। ध्रुव स्वामी आपने हिंदी अगर लिया होगा तो बीए में आपने ध्रुव स्वामी पढ़ा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट है 83 नंबर। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तो भक्ति काल को
स्वर्ण युग कहा गया। ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से हम जानते हैं कि भक्ति काल है। देखते हैं, आगे देखते हैं। रामचरितमानस। रामचरितमानस मैंने अभी बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। अवधी भाषा में उन्होंने लिखा है। कितने कांड है जो रामचरितमानस है, तो कांड मतलब कितने उसमें पाठ हैं। तो रामचरितमानस में 7 कांड है। ठीक है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो इसमें 7 कांड है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? तो सुमित्रानंद पंत जो है छायावाद के कवि हैं। छायावाद में सुमित्रानंद पंत, निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद आते हैं। ये 4 जो कवि हैं वो छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें से एक सुमित्रानंद पंत है। तो सुमित्रानंद पंत आधुनिक काल के छायावाद के कवि हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब ये फ्रेंड्स 86 से लेके 88 तक इसमें गद्यांश है, अपठित गद्यांश है। तो ये मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये आप अपने से खुद से ही कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं। बस हाँ, आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसको एकदम लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि इन प्रश्नों का आंसर आपको इसी अपठित गद्यांश में दिया होता है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कर लें। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। यहाँ से शुरू हो रहा है 109 से। ठीक है, आपके अपठित गद्यांश से ही 10 नंबर तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको बस पूरा चित्त लगा करके अच्छे से वो गद्यांश पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है। ऑप्शन आपके सामने होगा, बस टिक करना है, बाकी कुछ नहीं, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। ओके, ये बार बार मैं बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत हमें प्रेशर होता है, मतलब एग्ज़ाम का टेंशन होता है ना, तो हम गड़बड़ कर देते हैं। तो बहुत ही शांत मन से आराम से पढ़ना है आपको और फिर टिक करना है। और बीपीएससी इतने हार्ड पैराग्राफ नहीं देती है, मतलब इतने हार्ड अपठित गद्यांश नहीं देती है। आप आराम से उसको पढ़ के समझ के उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे ही आ जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे कहानी है और लेखक है। आपको कहानी को उसके लेखक के साथ मैच करना है, यानी कि मिलान करना है। तो ईदगाह जो कहानी हमने क्लास 6 में पढ़ी थी, प्रेमचंद जी ने लिखा है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। दो मुझे आते हैं फ्रेंड्स, हमें ऐसा होता है 4-5 दिया होता है तो हमें से 2-3 तो आते ही हैं, तो 2-3 मिला के भी हम उसको चेक कर सकते हैं। तो ईदगाह तीसरा, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी का दूसरा। तो डी का दूसरा फ्रेंड्स देखिए, पहले में तो नहीं है, दूसरे में है। ठीक है, और ईदगाह पहला और ए का सी का पहला। तो डी दूसरा और सी का पहला, चीफ की दावत भीष्म साहनी का है। और बी बच गया एक, तो ये हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु का। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप मिला के इसको फिर अच्छे से देख सकते हैं। आपको ये पेपर्स बीपीएससी की जो साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से मिल सकती है। आपको वहाँ पे जा करके बीपीएससी TRE 2.0 सब्जेक्ट हिंदी पेपर PDF ऐसा करके डालना होगा, तो आपको ये पेपर मिल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ मैच करना है। वहाँ पे दिया था कहानी और उनके लेखक, यहाँ पे दिया हुआ उपन्यास और उनके लेखक। तो राग दरबारी जो उपन्यास है वो किसका है? आपका बंटी झूठा सच। तो फ्रेंड्स झूठा सच यशपाल जी का है ना। राग दरबारी तो झूठा सच यशपाल का है। सी ऑप्शन, सी का चौथा और कहीं भी नहीं है, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा है गणेश में कौन सी संधि है? तो फ्रेंड्स गणेश में स्वर संधि है, व्यंजन और विसर्ग तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा गणेश में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। स्वर संधि में भी हमारा गुण संधि है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? पर प्लस आधीन।
पर जमा अधीन, पर जमा अधीन किस में है, बी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पराधीन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नील कमल में कौन सा समास है, अवयवी भाव है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, कोई नहीं है, एक से अधिक है, तो यहाँ पे नील कमल, नील कमल में हमारा कर्मधारय समास है। अब सिटीजन, सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा, आदमी तो होगा नहीं, आदमी मतलब मैन, मैन नहीं होगा, मानव भी नहीं होगा, नागरिक, सिटीजन होता है नागरिक का, सिटीजन का हिंदी अर्थ होता है नागरिक। कुछ प्रश्न बड़े ही आसान हैं और कुछ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालते हैं। स्लेब का व्याकरणिक हिंदी पारिभाषिक वर्ण हो जाएगा, तो स्लेब का अर्थ होता है पद्यांश, तो यहाँ पे पद दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। समास के कितने भेद होते हैं, तो फ्रेंड्स समास के हमारे 6 भेद होते हैं, ठीक है। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास और जितने भी समास हैं कुल मिला के 6 समास होते हैं, ठीक है। आगे, यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का है, तो स्वादिष्ट फल की विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खाक छानने का क्या अर्थ है, खाक छानना का अर्थ है धूल इकट्ठा करना, धूल साफ करना, दर दर भटकना। खाक छानने का मतलब है दर दर भटकना, जैसे हम अभी किसी को कहते हैं कि क्या इधर उधर की खाक छान रहे हो, मतलब क्या इधर उधर भटक रहे हो तुम नौकरी के लिए, अपना कुछ बिजनेस करो, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा खाक छानने का दर दर भटकना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऊँट के मुंह में जीरे का क्या अर्थ है, ऊँट द्वारा जीरा खाना, कमजोर हो जाना, बहुत बड़े को बहुत थोड़ा, ऊँट कितना बड़ा है उसके जीरा कितना छोटा होता है, तो ऐसे हो जाएगा बहुत बड़े को थोड़ा देना, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कोई बहुत पेटू है, उसको आप 1 चम्मच कुछ खिला रहे हैं तो उसके लिए क्या है, जीरे के समान ही है ना। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, वह प्रतिदिन रिक्त स्थान भ्रमण के लिए निकलता है, तो खरीदारी भ्रमण के लिए निकलता है, ये तो होगा नहीं, सदा भ्रमण के लिए निकलता है, क्योंकि प्रतिदिन तो फिर सदा करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा वह प्रतिदिन वह प्रतिदिन संध्याकालीन भ्रमण के लिए निकलता है, मतलब हर रोज वो शाम के समय घूमने के लिए निकलता है। दूसरा प्रश्न देखिए, वाक्य के प्रारंभ में जैसे वैसे हो तो किस प्रकार का वाक्य होगा, तो वहाँ पे हो जाएगा मिश्रित वाक्य। वाक्य 3 होते हैं, संयुक्त, सरल और मिश्रित, तो जैसे हो वैसे हो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। वह मारा गया, हाय वह शुद्ध कीजिए, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये विस्मय बोधक वाक्य है, तो यहाँ पे पहले हो जाएगा हाय, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा, हाय वह मारा गया, हाय, तो किसी को देख के हाय, अचानक से जो सिचुएशन को देख के हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, वही विस्मय बोधक होते हैं। तो कोई मारा गया तो हमारे मुंह से हाय ही निकलेगी पहले, हाय वह मारा गया, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए, आज रविवार का दिन है, पहला ऑप्शन है आज रविवार दिन है, आज रविवार है, आज रविवार है, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों एक ही जैसे आपको लग रहे होंगे, पर यहाँ देखिए है के ऊपर बिंदी है नहीं होगा, आज रविवार है, तो यह हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विशेषण, संख्या बता रहा है, वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं,
कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, मुझसे भागा नहीं जाता वाक्य में किस प्रकार की वाच्य रचना है? तो मुझसे भागा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, ये सारा किस में आ जाता है? भाववाच्य में। ठीक है, जहाँ पे भाव प्रधान होता है वो भाववाच्य होता है, जहाँ कर्ता प्रधान हो वहाँ कर्तृवाच्य होता है, और जहाँ पर हमारा कर्म प्रधान हो, मतलब कर्म के द्वारा क्रिया बदल जाए, तो वो हमारा कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ हमारा आंसर जो था भाववाच्य हो जाएगा, मुझसे भागा नहीं जाता। अगला प्रश्न है, आज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट, अर्थ आधार। नेक्स्ट, संरचना आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? संरचना के आधार पे, संरचना का मतलब होता है बनावट, तो बनावट के आधार पे तो शब्द वाक्य संरचना के आधार पर वाक्य जो है कि, अच्छा यहाँ पे वाक्य पूछा है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप हमें बताइएगा देख करके, क्योंकि फिलहाल मुझे अभी इसका आंसर याद नहीं आ रहा। संरचना के आधार पर वाक्य पूछा है, मुझे लगा ये शब्द है। ठीक है, संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें देखिए कंप्यूटर कैसे कैसे लिखा है, कंप्यूटर तो ये तो गलत ही है, क म आधा म होता है, ये भी गलत है। अब ये हो जाएगा हमारा सही कंप्यूटर। यहाँ देखिए, अबला अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है आँखों में पानी। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी व्यंजना है, आर्थी व्यंजना है, सादी व्यंजना है, विशेष व्यंजना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सादी व्यंजना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, सादी व्यंजना है। अलंकार शब्द के अल्म में क्या अर्थ होता है? अल्म में होता है श्रृंगार। पीपर पास सरिस मन डोला में उपमे क्या है? उपमे है हमारा मन। ठीक है, जिसकी तुलना पीपर के पास से की जा रही है, पीपर के पत्ते से की जा रही है। यहाँ पे अगला है अलंकार से क्वेश्चन, या अनुरागी चित्त गति सूझे को नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उदित मंच रघुवीर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में किस किसका कौन सा अलंकार है? ये भी अलंकार से पूछा गया। रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवीर बाल पतंग विकसित सत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे अति कटु वचन कहे कैकई मानहु लोन जरे पर देहि, इनमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक? यहाँ भी रूपक अलंकार ही है। मोम सा तन घुल अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मोम सा, तो जहाँ पे सा हो, जैसे जान मन हो, सा है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए दोहा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राओं की योजना होती है, तो फ्रेंड्स 13 प्लस 11 होती है। 13 दोहा में 13 और 11 मात्राओं की योजना होती है। ठीक, असकहि फिर चित्तर ते ते तेहि ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। तो यहाँ पे हमारा दोहा है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 13 पर यति होता है, तो हमारा रोला में प्रत्येक प्रत्येक रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छंद गणना में मात्रा के 2 भेद होते हैं। सामान्य रूप से काव्य के कितने गुण होते हैं, तो फ्रेंड्स ये आप मुझे बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए है। इसकी गाथा छोड़ चले झांसी के मैदानों में, जहाँ लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इसमें कौन सा काव्य गुण है, तो यहाँ पे हमारा काव्य गुण हो जाएगा ओज। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ पे हमारा माधुर्य रस हो जाएगा काव्य में। रस की निष्पत्ति के आधार पर स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने और तत्व माने गए हैं, तो स्थायी भाव के अतिरिक्त और कितने तत्व माने गए हैं। कितने तत्व माने गए हैं। रस की निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं। तो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वेरी क्लियर। आगे देखते हैं प्रश्न। चल लास्ट ही क्वेश्चन बचा हुआ है ये। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जोड़े गए, तो फ्रेंड्स 9 रसों में एक नया रस जोड़ा गया था, जो कि है शांत रस। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, पर में से कोई नहीं। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिल्कुल शांत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बालधि विशाल विकराला ज्वाला जाल मानो लंक लिंबे को काल रसना पसारी है। पधो व्योम विधि भरे हैं भूरी धूमकेतु वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। इन पंक्तियों किस रस का परिपाक है। हास्य रस तो है नहीं, भयानक रस भी नहीं है, शांत भी नहीं। भयानक रस है यहाँ पे, हास्य और शांत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए लास्ट प्रश्न है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक है, तो ये फ्रेंड्स भक्ति रस है, शांत रस है, वात्सल्य है। तो यहाँ पे वात्सल्य रस हो जाएगा। कृष्ण माता से कहते हैं कि माता दूध पीते हुए तो बहुत बार हो गया, लेकिन मेरी चोटी बढ़ती ही नहीं, उतनी गिरती ही रहती है। क्योंकि यशोदा ऐसा कहती थी अपने बालक को कि बेटा दूध पीने से आपकी चोटी बढ़ जाएगी। तो कृष्ण उनका उत्तर देते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तो यहाँ पे वात्सल्य रस हो जाएगा। जो माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है वो वात्सल्य रस होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रश्न बीपीएससी का, जिसको हमने किया। 80 प्रश्नों को हमने कर लिया। 2 प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े हैं, कृपया कमेंट करके आप मुझे भी बताएं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।